Welcome friends, today we will discuss feminism. Now, topic is important for your mains as well as prelim and interview and in real life also. Here we will discuss as usual introduction, then origin, then reasons for feminism, then obviously feminism is discussed in different forms of waves, first wave, second wave, third and fourth wave. Then what are the impacts of those waves? And finally we'll discuss mains questions and conclusion. Now let's start. What exactly is feminism and what exactly they want to achieve? फेमिनिज्म इज अ मेटा आइडियोलॉजी. इट्स अ मेटा आइडियोलॉजी मतलब इसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी आइडियोलॉजी या डिफिक्शंस इश्यूज हो सकते हैं. फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी जो है वो दो बेसिक बिलीफ पे काम करती है. मैं रिपीट कर रहा हूं, दो बेसिक बिलीफ. क्या? फर्स्ट, विमेन आर डिसएडवांटेज. क्यों? बिकॉज ऑफ दैट जेंडर. एंड दूसरा, ये जो डिसएडवांटेज है इट हैज टू बी ओवरथ्रोन. द डिसएडवांटेज हैज टू बी ओवरथ्रोन. मैं फिर से रिपीट करता हूं, दो चीजें हैं जिसे हटाना. एक डिसएडवांटेज है महिला है. क्यों है? बिकॉज ऑफ द जेंडर. और दूसरा, ये जो डिसएडवांटेज है उसे ओवरथ्रो करना है. डोंट यू थिंक एवरीवेयर वी नॉर्मली सी सुप्रीमेसी ऑफ मेन एंड सब्जुगेशन ऑफ वुमेन, मतलब ऑपरेशन ऑफ महिलाओं का देखते हैं हम लोग. आई डू एग्री, नॉट इन ऑल सोसाइटी बट मोस्ट ऑफ द सोसाइटी, इवन यू विल एग्री. देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर फेमिनिज्म की अगर स्टार्ट देखनी है तो एंशियंट टाइम से कोई थिंकर्स है क्या? यस, डेफिनेटली. सो डोंट यू थिंक प्लेटो एक पहला थिंकर हम बोल सकते हैं who used to talk about मेल एंड फीमेल इक्वालिटी, एजुकेशन के बारे में हो या वॉरियर क्लास या फिलोसोफर किंग, प्लेटो हर चीज में इक्वालिटी की बात करता था. बट ये प्लेटो के बारे में. बट मॉडर्न सेंस में हमें बात करनी है तो ये है फर्स्ट टेस्ट ऑफ मॉडर्न फेमिनिज्म बाय मेरी वुलस्टोनक्राफ्ट. इनका पहला बुक है जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के आसपास है. नेक्स्ट, जैसे मैंने कहा था कि फेमिनिज्म इज इन द फॉर्म ऑफ वेव्स. सो ऑब्वियसली पहला वेव क्या था ये अब देखते हैं. पहला वेव था मिड 19th सेंचुरी, मतलब 1850-60s के आसपास. ना फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म, जिसे नॉर्मली लिबरल फेमिनिज्म भी कहा जाता है, ऑब्वियसली वेव है. और हमने पहले ही देखा है फेमिनिज्म क्या चाहता है. जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, जो इनक्वालिटी है, उसे हटाना है. सो इनक्वालिटी कहां कहां है वो देखना है. सो ऑब्वियसली इनका कोई ऑब्जेक्टिव रहेगा फर्स्ट वेव में. यस, पहला ऑब्जेक्टिव था महिलाओं को भी राइट टू वोट मिलना चाहिए. महिलाओं को भी राइट टू वोट मिलना चाहिए. इवन दे शुड हैव राइट टू स्टैंड फॉर इलेक्शन, मतलब इलेक्शन में भी खड़ा रहने का अधिकार उन्हें होना चाहिए. नॉट ओनली दिस, वुमेन शुड एंजॉय सेम लीगल एंड पॉलिटिकल राइट्स एज मेन. मतलब पुरुषों को जो लीगल और पॉलिटिकल राइट्स है वही राइट्स किसे मिलने चाहिए? महिलाओं को भी मिलने चाहिए. फर्स्ट वेव फेमिनिज्म को ऐसे लगता था उन्हें कि अगर महिलाओं को राइट टू वोट मिला, राइट टू स्टैंड फॉर इलेक्शन मिला, देन ऑल फॉर्म ऑफ सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन जो महिलाओं के खिलाफ होता है वो क्विकली डिसअपियर होगा. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि इनका मानना था कि अगर महिलाओं को राइट टू वोट मिला और स्टैंड फॉर इलेक्शन मिला तो इन दैट केस महिलाओं के खिलाफ जितने भी इनजस्टिस होते हैं वो क्विकली क्या होंगे? डिसअपियर होंगे. वो कितने हुए या नहीं हुए ये आप डिसाइड करो. ना जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट वेव को हम लिबरल फेमिनिज्म में मोस्ट ऑफ द टाइम कहते हैं. लिबरल फेमिनिज्म किसकी बात करता है? ये बात करता है कि सेक्सुअल डिफरेंसेस आर इररिलेवेंट टू पर्सनल वर्थ. मतलब इंपॉर्टेंट क्या है? व्यक्ति का पर्सनल वर्थ. और लिबरल फेमिनिज्म क्या कहता है? मेन को जितने राइट्स है उतने ही राइट्स किसे मिलने चाहिए? वुमेन को भी मिलना चाहिए. बट इन पब्लिक स्फीयर, प्लीज लिसन केयरफुली. पब्लिक स्फीयर क्या है? प्राइवेट नहीं. देन यू में से कि सर डिफरेंस क्या है? पब्लिक मतलब बाहर का, प्राइवेट मतलब फैमिली, विद इन फैमिली. सो ये इक्वल राइट्स की बात कर रहा है लिबरल फेमिनिज्म, बट कहां पे? पब्लिक स्फीयर में, नॉट इन प्राइवेट स्फीयर. सो ये प्लीज याद रखो. सो ऑब्वियस ये लिबरल फेमिनिज्म कहां पे ज्यादा स्ट्रांग रहेगा? डेफिनेटली लिबरल फेमिनिज्म वहीं पे ज्यादा स्ट्रांग होगा जहां पे डेमोक्रेसी एडवांस स्टेज में है. जहां पे डेमोक्रेसी नहीं है वहां पे लिबरल फेमिनिज्म का होना ना के बराबर ही है. देन कम्स द नेक्स्ट. क्या सब फर्स्ट वेव फेमिनिज्म के लिए कुछ इश्यूज क्रिएट किए थे? यस, यूएस में सेनेका फॉल्स कन्वेंशन हुआ था 1848 में. एलिजाबेथ कैंडी सफरेज एसोसिएशन. सेम यूके में भी इमेलिन पंखरुस्ट और उनकी डॉटर, उन्होंने भी सफरगेट्स मूवमेंट स्टार्ट किया था. एंड जिसके वजह से, मैं फिर से रिपीट करता हूं,
फर्स्ट वेव एंडेड विथ अचीवमेंट ऑफ फीमेल सफ्रेज, मतलब महिलाओं को राइट टू वोट भी मिला, राइट टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस भी मिला। इस टेबल में मैंने कुछ लिखा है। पहला कंट्री कौन सा था जहां पे राइट टू वोट मिला? इट इज न्यूजीलैंड। देन यूएसए 1920, देन यूके 1918। ना यू में से यहाँ 1918 है और यहाँ 1920। 18 में हुआ लेकिन एक्चुअल में होने के लिए 10 साल और लगे। लेकिन इंडिया एकमात्र कंट्री है जहां कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट होने के बाद इमीडिएटली दोनों को भी इक्वल राइट्स मिले वोटिंग के। ये क्वेश्चंस आपको प्रीलिम में आ सकता है। नेक्स्ट, सो कैन आई सिंपली से कि लिबरल फेमिनिज्म या फर्स्ट वेव फेमिनिज्म के वजह से महिलाओं को राइट्स तो मिल गए? यस। देन कम्स द लिबरल फेमिनिज्म के साथ साथ दूसरा भी तो फेमिनिज्म था। क्या था? सोशलिस्ट फेमिनिज्म। नाउ सोशलिस्ट मतलब ऑब्वियसली कार्ल मार्क्स, एंजल्स वगैरह। क्या कार्ल मार्क्स ने फेमिनिज्म के बारे में ज्यादा बात की थी? बहुत सारे बच्चे पूछते। आंसर इज नो। मोस्ट ऑफ द बातें जो की थी वो एंजल्स ने की थी, फेडरिक एंजल्स। और उनका भी क्या मानना था? महिलाओं का जो भी शोषण होता है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, महिलाओं का जो भी शोषण होता है, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी, इट इज बिकॉज ऑफ द कैपिटलिज्म। सो एक बार ये कैपिटलिज्म चला गया ना, तो महिलाओं का इशू खत्म हो जाएगा, मतलब महिलाओं को इक्वालिटी अपने आप आ जाएगी। मतलब सारी चीजों का जड़ उन्हें क्या लगता है? कैपिटलिज्म। मतलब उनका कहना है कि महिलाओं को एक रिजर्व आर्मी की तरह यूज किया जाता है और थ्रो किया जाता है। सो मेन रीजन क्या है? कैपिटलिज्म। मतलब महिलाओं को उन्होंने सुपेरियर स्टेटस की वगैरह बात की है क्या? नहीं, उनका ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन किसके ऊपर है? कैपिटलिज्म। या बट देयर इज एक्सेप्शन लाइक लेनिन। लेनिन के कैबिनेट में एक कैबिनेट मिनिस्टर लेडी थी। सो लेनिन ने डेफिनेटली वुमेन एम्पावरमेंट के तरफ कुछ पहल की थी। बट जो लेनिन ने किया था, स्टालिन ने बदल दिया। स्टालिन एग्जैक्टली उल्टा था, मदर हीरोइन सेलिब्रेट करने लगे। मतलब क्या? जो लेडी 10-15 बच्चों को जन्म देती है उसको अवार्ड देने का, मतलब एग्जैक्टली अपोजिट टू लेनिन। सो ये हो गया लिबरल फेमिनिज्म एज वेल एज सोशलिस्ट फेमिनिज्म। नाउ डोंट यू थिंक फर्स्ट वेव फेमिनिज्म ने कुछ चीजें अचीव की? क्या अचीव किया? राइट टू वोट मिल गया, राइट टू स्टैंड फॉर इलेक्शन, मतलब पॉलिटिकल राइट्स। सो कैन आई सिंपली से, मुझे अगर एग्जाम के लिए मेमोराइज करना है, फर्स्ट वेव फेमिनिज्म इज मोस्टली रिलेटेड टू पॉलिटिकल एंड लीगल राइट्स। राइट टू वोट मिल गया, राइट टू स्टैंड फॉर इलेक्शन हो गया, फीमेल सफरेज का मैटर खत्म हो गया। नाउ डोंट यू थिंक 5 मिनट पहले हमने इस फर्स्ट वेव फेमिनिज्म से पहले कहा था कि एक बार राइट टू वोट मिल गया और राइट टू स्टैंड फॉर इलेक्शन मिल गया, महिलाओं की सारी समस्या का हल हो गया, सारी समस्या सॉल्व हो जाएगी। बट ऐसा हुआ क्या? अगर होता तो सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म कभी आता ही नहीं। मतलब कुछ तो गड़बड़ हुआ है। यस। कहा जाता है कि राइट टू वोट तो मिल गया, लेकिन इसके वजह से जो फेमिनिज्म की मूवमेंट थी वो काफी हद तक वीक होने लगी, अंडरमाइन होने लगी, वीक होने लगी। क्योंकि लग रहा था ना कि सब कुछ तो अब मिल चुका है, अब क्या करने की जरूरत है। देन कम्स अ पीरियड ऑफ 1960, जब बेटी फ्रिडन, केट मिलेट और सिमन de Beauvoir जैसे बहुत सारे अच्छे ऑथर्स ने सेकेंड वे ऑफ फेमिनिज्म के बारे में चर्चा शुरू कर दी। और उन्होंने क्या कहा कि भाई आप जो कह रहे हैं पॉलिटिकल नहीं, पर्सनल मैटर पे भी अटेंशन होना जरूरी है। सो कैन आई सिंपली से सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म ने एक्नॉलेज तो किया क्या कि पॉलिटिकल एंड लीगल राइट्स मिल चुके हैं फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म की वजह से, बट उससे विमेन का क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है। मतलब फर्स्ट वेव से जो भी राइट टू वोट मिला, राइट टू स्टैंड फॉर इलेक्शन मिला, उससे राइट्स तो मिले बट महिलाओं की समस्या या क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए। और ये सेकेंड वेव जो था वो ज्यादा रेडिकल था। सो मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम बात करते हैं फेमिनिज्म की, इट इज मोस्टली सेकेंड वेव विच इज नॉर्मली कॉल्ड एज रेडिकल फेमिनिज्म ऑल्सो। सो इसका फोकस किसके किसके ऊपर था? लिसन केयरफुली। इसका फोकस ये चीजों पे था, पर्सनल मैटर्स, साइकोलॉजिकल एंड सेक्सुअल एस्पेक्ट ऑफ फीमेल ऑपरेशंस, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया गया था। सो सेकेंड वे ऑफ फेमिनिज्म मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। देन कम्स अ क्वेश्चन कि सर जैसे फर्स्ट वे में कुछ गोल था राइट टू वोट का, ये वैसे यहाँ पे भी कोई गोल था का? यस, डेफिनेटली। यहाँ पे गोल क्लियर था कि सिर्फ पॉलिटिकल इमेंसिपेशन नहीं चाहिए। क्या चाहिए फिर? विमेन लिबरेशन। विमेन लिबरेशन कहां पे? स्पेशली इन प्राइवेट स्फीयर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, स्पेशली इन प्राइवेट स्फीयर।
इसलिए एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनल इज पॉलिटिकल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर, व्हाट डू यू मीन बाय पैट्रियार्की। डोंट वरी, तीनों चीजें हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट वन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर। डोंट यू थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग ये वर्ड इंटरचेंज करते हैं, बट इज देयर अ डिफरेंस? यस, देयर इज अ डिफरेंस। सेक्स इज अ बायोलॉजिकल टर्म एट द टाइम ऑफ बर्थ, बट जेंडर क्या है? जेंडर इज अ सोशल और कल्चरल कंस्ट्रक्ट। मतलब दोनों में बहुत ही अंतर है, एक बायोलॉजिकल टर्म है तो एक सोशल और कल्चर है। वी लिव इन ए जेंडर सोसाइटी, इसका मतलब क्या है? डोंट थिंक हमारे सोसाइटी में मोस्ट ऑफ टाइम हम देखते हैं देयर इज ऑलवेज अ प्रेफरेंस टू वन जेंडर ओवर अदर, मेल ओवर फीमेल। एग्री और डिसएग्री? यस। डोंट यू थिंक एक पुरुष का जन्म हमेशा अच्छा माना जाता है कंपेयर टू एक लड़की का? एंड दैट्स द रीजन ये भी कहता है कि women आर मेड, दे आर नॉट born। मतलब सिर्फ बायोलॉजी की वजह से हम सेक्स बोल सकते हैं, बट जेंडर जो है वो टोटली अलग है। और जेंडर सोसाइटी ये सही है क्या? ऑब्वियसली इट इज रॉन्ग, गिविंग प्रेफरेंस टू वन जेंडर टू अदर। एंड डोंट यू थिंक बिकॉज ऑफ दिस women suffer? Then comes the next. So what is patriarchy? See, patriarchy का सिंपल मीनिंग है, पैटर मतलब फादर। आई रिपीट, पैटर मतलब फादर, मतलब रूल बाय फादर। मैं फिर से रिपीट करता हूं, इट्स अ रूल बाय फादर। पैटर मीन्स फादर, सो इट्स अ रूल बाय फादर। सो कैन आई सिंपली से इट्स अ मेल डोमिनेंस ओवर फीमेल? यस। सो पैट्रियार्की को मैं दो साइड से कर रहा हूं, एक तो मेल डोमिनेंस ओवर फीमेल, दूसरा सीनियर मेल डोमिनेंस ओवर जूनियर काउंटर पार्ट्स। लिखता हूं बोर्ड पे, एक मेल डोमिनेंट करता है पैट्रियार्की में, किसके ऊपर? फीमेल के ऊपर। ये आपने भी देखा होगा मोस्ट ऑफ द टाइम। दूसरा, सीनियर मेल डोमिनेट करता है जूनियर पे। ना, जूनियर कोई भी हो सकता है, फिर मेल या फीमेल, बट डोंट थिंक दोनों जगह एक चीज कॉमन है, क्या? मेल ही है। मतलब इट्स अ डोमिनेंस ऑफ मेल। सो ऑब्वियसली डोमिनेंस ऑफ मेल होता है, उसी से क्या होता है? विमेन वायलेंस होता है, विमेन ऑपरेशन होता है। सो डोंट थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम, जैसे मैंने कुछ देर पहले कहा, वी लिव इन ए जेंडर सोसाइटी, वी गिव प्रेफरेंस टू वन जेंडर ओवर अदर जेंडर। और इससे एग्जांपल्स हैं, यस, फीमेल फिटिसाइड सबसे ज्यादा होता है बहुत सारे देशों में, ऑनर किलिंग आज भी होता है। मोस्ट ऑफ द जगह पे हम देखते हैं कि लड़की का बर्थ नहीं चाहते लोग। सो ये रियलिटी है या नहीं है? यस, दिस रियलिटी स्टिल एग्जिस्ट। तो यही बात करता है सेकेंड वे ऑफ फेमिनिज्म, दैट इज रेडिकल फेमिनिज्म। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर ये निग्लेक्ट करने वाला है कौन? आपने तो कहा कि प्लेटो तो अच्छी बात करता है, बट प्लेटो कहता है, नाउ लिसन केयरफुली। अब अगर आप ठीक तरह से देखोगे, एंटर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, आई रिपीट, एंटायर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट अगर आप ठीक तरह से देखोगे, सोक्रेटस, प्लेटो, एरिस्टोटल, then comes your Machiavelli, then it is Hobbes, Locke, Rousseau, Mill, then it is Karl Marx, Gramsci, and then finally you have Hannah Arendt. My question to all of you guys, boys and girls, सभी को मेरा एक ही सवाल है, entire Western political thought since ancient times, 2000 साल का अगर आप entire political thought देखोगे, कितनी महिला विचारवंत आपको दिखती है? इट विल बी वेरी रेयर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, वेरी रेयर। सारा डोमिनेंस किसका है? पुरुष का है। डज दैट मीन मेन आर मोर इंटेलेक्चुअल देन वुमेन? ऐसा कुछ है कि जिसके वजह से सारे के सारे मेल ही दिख रहे, कोई फीमेल है ही नहीं इसमें? ऐसा क्यों? क्या ये रियलिटी है? रियलिटी तो सामने दिख रहा है, बट डज दैट मीन सेकेंड भी रियलिटी है कि मेल ही इंटेलेक्चुअल है? आंसर इज नो। देन कम्स द नेक्स्ट कि सर फिर 2000 साल का हमने टोटल एक्सपीरियंस देखा, तो वेरी रेयर एक्सेप्शन छोड़ा, प्लीज, इट्स नॉट ओनली ग्लोबल लेवल, इट्स इन विद इन इंडिया ऑल्सो। वेरी रेयरली हमें महिला है एज अ पॉलिटिक्स में भी दिखती है, एज अ थिंकर्स भी दिखती है, एज अ पब्लिक लाइफ में भी दिखती है। सो हमें तीनों जगह इनका रिप्रेजेंटेशन नहीं दिखता, तो ऐसा क्यों फिर?
कौन है इसका मैन, और इसका ओरिजिन अगर हम ढूंढते हैं तो ओरिजिन मिलता है एरिस्टोटल में। ओरिजिन कहां पे मिलता है? एरिस्टोटल में। नो डाउट एरिस्टोटल वाज ग्रेट थिंकर, इसके बारे में कोई डाउट नहीं है प्लीज, बट डोंट थिंक यही एरिस्टोटल था जिसने पब्लिक स्फीयर और प्राइवेट दोनों को अलग किया था। पब्लिक का मतलब क्या? एरिस्टोटल का मतलब था पब्लिक मतलब स्टेट, जहां पे सिटीजनशिप होंगी, ड्यूटी होंगी, रूल्स, जस्टिस, लेजिस्लेचर, सारा चीज इंक्लूड होगा। पॉलिटिक्स। प्राइवेट मतलब होम, फैमिली। सो फैमिली में ऑब्वियसली किसका चलेगा? महिला का चलेगा। सो एरिस्टोटल का कहना था दोनों भी अलग अलग होते हैं। पब्लिक स्फीयर अलग है, प्राइवेट स्फीयर अलग है। पब्लिक में कौन सुप्रीम है? स्टेट। और प्राइवेट में मेल। सो डोंट यू थिंक, यहां पे लिसन केयरफुली, यहां पे आपने एरिस्टोटल ने लिटरली महिलाओं को सिटीजनशिप भी राइट नहीं दिया था। प्लीज, अगर उन्हें सिटीजनशिप ही नहीं था, वो स्टेट की किसी फंक्शंस में नहीं थी, वो उनको एजुकेशन में रोल नहीं था, महिलाएं सिर्फ फैमिली या प्राइवेट के लिए हो चुकी थी, मतलब प्राइवेट पार्ट में ही ज्यादा वो इन्वॉल्व रह गई। सो ऑब्वियसली कभी वो पब्लिक में उनको प्रेजेंस ही नहीं है, देन हाउ इट इज पॉसिबल कि वो आपको पब्लिक में दिखेंगी? सो दैट्स रीजन 2000 साल में आपको कभी मेजॉरिटी महिला विचारवंत भी नहीं दिखते, पॉलिटिशियंस भी नहीं दिखते, ना ही एजुकेशन सेक्टर, ना ही मोस्ट ऑफ द अदर सेक्टर्स में दिखते हैं। मतलब महिलाओं का रोल कहां तक कंसाइज कर दिया लिटरली, इट इज टू फैमिली, दैट इज प्राइवेट मैटर। हाँ, लेकिन फैमिली मैटर में आपने कहा उनका रोल सुप्रीम होगा वगैरह वगैरह, बट इससे एक चीज हो गया, महिलाओं के प्रति महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन ही 2000 साल से कम हो गया। एरिस्टोटल एक ही नहीं थे, हेगल भी थे। हेगल तो कहते थे फैमिली एक ऐसा स्पीयर है, किस चीज का? अल्ट्रुइज्म। अल्ट्रुइज्म मतलब लव, केयरिंग वगैरह। सो अब ये सारा कौन करना चाहिए? ऑब्वियसली मदर, वाइफ या बेटी। सो ऑब्वियसली इनको भी कहां तक चला गया फिर रोल? प्राइवेट। सो डोंट यू थिंक इसके वजह से हुआ क्या? सिंस एरिस्टोटल पीरियड टिल टुडे, डोंट यू थिंक महिलाओं का रोल काफी हद तक प्राइवेट में ही लिमिट हो चुका था, जिसके वजह से हर सेक्टर से, पब्लिक सेक्टर से महिलाओं का मार्जिनलाइजेशन हो गया, मार्जिनलाइजेशन ऑफ वुमेन हो गया, और मार्जिनलाइजेशन ऑफ वुमेन हो गया, जिसके वजह से आप देखेंगे महिलाएं आपको दिखेंगी नहीं। एंड दैट्स द रीजन, इनका यहां तक कहना है कि जे भी लॉ बनाते हैं, नो डाउट स्टेट लॉ बनाता है महिलाओं के लिए, जैसे यूएस में रेप लॉज है, बट डोंट थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम लॉज जो बनाते हैं उसमें लूप होल होते हैं ना। यू मे से कि हाउ इट इज पॉसिबल? डोंट थिंक अगर लॉ बनाने वाला ही स्टेट है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, लॉ बनाने वाला ही स्टेट है और स्टेट में मेजॉरिटी मेल ही है, तो वो किसके फेवर में लॉ बनाएगा? एंड दैट्स द रीजन समटाइम्स इट इज सेड, और एग्जाम में या इंटरव्यू में आपको पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय स्टेट अपीयर्स मेल? स्टेट मेल लगता है, मतलब क्या? कि उसमें महिलाओं का प्रेजेंटेशन ही नहीं, तो ऑब्वियसली ये गलत है। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, सी और आगे क्या? डोंट यू थिंक पर्सनल इज पॉलिटिकल का और भी मतलब, दैट इज हाउ पैट्रियार्की इन्फ्लुएंसेस वुमेन। पैट्रियार्की मतलब पुरुष अधिसत्ता, ये कैसे महिलाओं को अफेक्ट होती है। सुजान मिलर ने अपने बुक में काफी अच्छी तरह से ये दिखाया हुआ है कैसे। अभी हमने कुछ देर पहले कहा कि पब्लिक स्फीयर हम अलग कहते हैं, और हमने दूसरा अलग स्फीयर क्या कर दिया? प्राइवेट ना। इसके वजह से हुआ क्या? चांस ही कम मिल गया। बट डज दैट मीन स्टेट प्राइवेट में इंटरफियर नहीं करता क्या? स्टेट लॉ नहीं बनाता क्या? बनाता है। बट एज आई सेड, स्टेट ने लॉ बनाया, तो भी वो लॉ बनाने में कितने महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन था? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपने महिलाओं के लिए लॉ बनाए, से फॉर एग्जाम्पल रिजर्वेशन हो या कुछ भी हो, बट वो लॉ बनाते समय महिलाओं का कितना रिप्रेजेंटेशन था, ये मैटर भी करता है। नेक्स्ट उन्होंने कहा हेट्रोसेक्सुअलिटी हमें नॉर्मली दिखती है हर जगह पे। सो नॉर्मली जब बच्चे बाहर जाते हैं वो देखते हैं मेल डोमिनेंस और विमेन, दैट्स रीजन उन्हें ये सही लगता है, ये गलत लगता है। और इससे होता क्या है? लिसन केयरफुली, महिला है अगेन एंड अगेन, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एजुकेशन से बाहर है, पॉलिटिक्स से बाहर है, थिंकिंग प्रोसेस से बाहर है, दैट इटसेल्फ मींस पब्लिक डोमेन से वो बाहर है। हर रोल इज कंसाइंड ओनली फॉर प्राइवेट। तो कल को उसे जॉब भी अगर मिलता है, लिसन केयरफुली, जॉब भी मिलता है तो भी वो लो पेड जॉब मिलेगा, एंड देयर विल बी ड्यूअल बर्डन।
घर का भी काम करना है, एज वेल एज सेम वे इट इज आउटसाइड वर्क ऑल्सो. सो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द पर्सनल इज पॉलिटिकल. देन कम्स अ क्वेश्चन कि सर इसके खिलाफ किसी ने कहा क्यों नहीं? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम चीजें कहने के लिए चीजें समझ में भी आनी चाहिए. बहुत सारे मिथ स्प्रेड किए जाते हैं किसके बारे में? वुमेन के बारे में. क्या? लेट अस से एक आध दो एग्जांपल. डोंट यू थिंक ये मिथ मिथ मैं कह रहा हूं, हम हमेशा सुनते हैं कि लड़कियों का एक एज में, पर्टिकुलर एज में शादी होना जरूरी है क्योंकि वो अच्छी दिखती है, बाद में उनका एज नहीं होगा, ज्यादा होगा तो शायद शादी नहीं होगी. लिसन, ये नॉर्मल स्टेटमेंट हम बहुत बार देखते हैं, नॉट ओनली इंडिया में, आउटसाइड कंट्रीज में. मतलब मैरिज का एक एज होता है, उसमें शादी होना जरूरी है, एल्स शादी न होना मुश्किल हो जाएगा. अगर ये है मिथ, तो ऑटोमेटिकली दूसरा मिथ होता है क्या? अगर मैरिज करना है तो लड़की का एजुकेशन बीच में ही रोकना है. मतलब मैरिज का कारण क्यों? बिकॉज वो पर्टिकुलर एज के बाद ठीक नहीं दिखेगी. सो आपने इसलिए क्या कर दिया, उसका शादी करने का डिसाइड कर दिया. बट शादी करना इसलिए आपने क्या किया, उसका एजुकेशन रोक दिया. बट अभी उसका शादी भी हो गया, एंड नाउ सपोज पोस्ट मैरिज अगर वो चाहती है कुछ करना, क्या उसे अच्छे जॉब मिल सकते हैं? इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट कोई मिल सकता है कि नहीं? वाई? बिकॉज उसका उतना एजुकेशन ही नहीं होता. एंड दैट्स द रीजन महिलाओं को फिर कौन से जॉब मिलते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम? लो पेड जॉब लाइक नर्सेस या टीचर्स, प्राइमरी टीचर्स वगैरह छोटे मोटे जॉब्स मिल जाते हैं. मतलब कंपैरेटिवली आई एम बात कर रहा हूं. देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, से लोग सुनते क्यों हैं, लोग एक्सेप्ट क्यों कर रहे हैं? स्प्रेड करने का भी तो तरीका होता है. और इसमें सबसे आगे कौन होते हैं मोस्टली? विमेन मैगजीन. डोंट थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम विमेन मैगजीन अगर आप पढ़ेंगे, नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ के देखना. अगर आप विमेन मैगजीन पढ़ोगे तो उसमें आपको समझ में आता है कि मोस्ट ऑफ द मैगजीन्स में इंटरव्यूज होते हैं, स्टोरीज होती है. ये स्टोरीज कौन सी होती है? एक शादीशुदा औरत और दूसरी शादीशुदा औरत और साइमल्टेनियसली जॉब करने वाली. सो जॉब करने वाली जो लेडी होती है उसकी कितनी समस्या है, इतने किसके इश्यूज आ रहे हैं, फैमिली में क्या डिस्टर्बेंस आ रहा है. ओवर टू दैट जो घर में है वो कितनी खुश है. मतलब जो जॉब कर रही है उसको समस्या है और जो घर में है वो ठीक है. डोंट थिंक ऐसे बहुत सारे थिंग्स इसके थ्रू स्प्रेड किए जाते हैं. सो मैगजीन का एक बहुत बड़ा रोल होता है, मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है. नॉट ओनली दिस, बहुत सारे साइंटिस्ट, साइमन फ्रिट्ज आके भी बोलते हैं कि महिलाओं का मेन रोल क्या होता है, टू अपीयर अट्रैक्टिव टू मेन, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, बट है, ऐसा कहा गया है. सो डोंट यू थिंक ये मिथ इस तरह से पैट्रियार्की के स्प्रेड किए जाते? मतलब नेचर है या ट्रेडिशन? इट इज ट्रेडिशन है, ये सारी चीज करवा रहा है. डज दैट मीन पैट्रियार्की इज गुड फॉर मेन? I repeat, does that mean patriarchy is good for men? No, patriarchy is bad for men too. फिर से रिपीट कर रहा हूं, पैट्रियार्की पुरुषों के लिए भी खराब है. आप कहोगे कि सर ऐसे कैसे, अभी तो सारा एडवांटेज तो मेन को ही हो रहा है. नहीं. डोंट थिंक पैट्रियार्की की वजह से एक टाइप का लोगों की विचारधारा हो चुकी है कि पुरुष को डर नहीं होता, पुरुष हमेशा स्ट्रांग ही होता है, पुरुष रोता नहीं है, मोस्ट ऑफ द टाइम हम सुनते हैं. सो डोंट थिंक, ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो शायद सारे इसमें नहीं होंगी, मतलब उनमें नहीं होंगी तो भी उन्हें दिखाना पड़ता होगा. इतना ही नहीं, हम ये देखते हैं कि महिलाएं ड्रेस करती है पुरुषों जैसा, बट कितने पुरुष है जो बाहर महिलाओं का ड्रेस पहन के जाएंगे? मतलब पैट्रियार्की की वजह से एक एक तरफ का कंपल्शन या एक तरह का हम कह सकते हैं मर्यादा मेल के ऊपर भी आ चुकी है, फीमेल के ऊपर तो वो ऑलरेडी थी ही. सो सिंपल चीज क्या करना चाहिए? पैट्रियार्की को हटाना चाहिए. सो सबसे अच्छी चीज क्या है भाई? पैट्रियार्की शुड बी एंडेड. आई होप क्लियर हुआ है सारा चीज. नेक्स्ट ना, रेडिकल फेमिनिज्म की एक बड़ी थिंकर कौन है? तो सिमोन डी बियर, फ्रेंच राइटर थी मैडम. उन्होंने एग्जिस्टेंशियलिज्म के बारे में काफी लिखा हुआ है. इनका मेन स्टेटमेंट जो काफी पॉपुलर है, दैट इज वुमेन आर मेड, दे आर नॉट बॉर्न. मतलब वह विमेन आर मेड, बनाया जाता है, बॉर्न नहीं. कौन सी किताब में उन्होंने कहा? द सेकेंड सेक्स, उनका जो मेन किताब था 1960s में. साइमन डिबियर तो क्लियरली आर्ग्यू करता है कि एंटायर हिस्ट्री अगर आप देखोगे तो क्लियरली महिलाओं को क्या क्लासिफाई किया आपने? द अदर. इतना ही नहीं, उन्होंने दोनों के बीच का हम अगर डिफरेंस देखते हैं तो वो और क्लियर होगा. फॉर एग्जाम्पल,
जैसे कि मैंने कहा कि सिमोन डी बेयर ने एग्जिस्टेंशियलिज्म के बारे में बात की, मतलब फ्रीडम के बारे में। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एग्जिस्टेंशियलिज्म एंड एसेंशियलिज्म? एग्जिस्टेंस बात करता है अपनी, व्हाट वी आर, व्हाट वी आर। एसेंस बात करता है व्हाट अदर थिंग्स। एग्जिस्टेंस कॉन्शियसनेस की बात करता है, एसेंस कॉन्शियस नहीं। एग्जिस्टेंस सब्जेक्ट की बात करता है, ये ऑब्जेक्टिफिकेशन करता है। सो कौन सा बेटर है? ऑब्वियसली एग्जिस्टेंस शुड प्रायर टू एसेंस। क्यों? क्योंकि कोई और क्यों सोचे आपके बारे में? whatever you are, it is because of you, not because of someone else. But unfortunately most of the time हमें ये उल्टा होते दिखता है। यहां तक कि सिमोन डी बेयर ने क्लियरली कहा कि भाई आप विमेन के बारे में बात करते हो, बट पहला सवाल है कि विमेन होती क्या है, डेफिनेशन क्या है महिलाओं की? और यहां पे लिखा गया है कि विमेन इज प्रोविजनल। प्रोविजनल मतलब क्लियर कट डेफिनेशन ही नहीं है। लेट अस सी। Women are always defined, don't you think? But always, I use the word always in terms of men. That is, men are first sex and women are second sex. Second, पहला कौन है? पुरुष, दूसरी स्त्री। Women, male are primary, the secondary. यहां तक मेल ही सुपेरियर है, विमेन तो द अदर है। मतलब वो किसी इंडस्ट्रियलिस्ट की बीवी है, किसी स्पोर्ट्स पर्सन की, मतलब इन द कॉन्टेस्ट ऑफ मेल ओनली उनको नॉर्मली डिफाइन करते हैं, हम देखते हैं। इतना ही नहीं, इवन विमेन क्वालिटीज आर डिसाइडेड बाय मेन। आई होप मोस्ट और यू विल एग्री कि महिलाओं के क्वालिटीज भी कौन डिसाइड करता है? मेन ही डिसाइड करता है। मतलब फिर से रिपीट कर रहा हूं, विमेन की डेफिनेशन क्या है? विमेन इज प्रोविजनल। क्यों कहा? बिकॉज विमेन को डिफाइन ही किस एंगल से करते हैं? ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ मेन। दैट इज मेन आर फर्स्ट सेक्स, विमेन आर सेकेंड, विमेन आर सेकेंडरी, विमेन आर द अदर। नॉट ओनली दिस, उनकी क्वालिटीज भी कौन डिसाइड करता है? डिसाइडेड बाय मेन। एंड दैट्स व्हेन इट सेड दैट देयर इज नो वुमेन प्रॉब्लम। महिलाओं की कोई समस्या नहीं, देयर इज अ मेल प्रॉब्लम। द वे इट इज सेड, देयर इज नो ज्यूइश प्रॉब्लम, जर्मन का प्रॉब्लम है। देयर इज नो ब्लैक प्रॉब्लम, व्हाइट का प्रॉब्लम है। आई होप क्लियर हुआ है। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर लोग तो कहते हैं कि सर नेचर ने ही महिला और पुरुष दोनों को अलग अलग किया है। मेंस्ट्रुअल साइकिल, लैक्टेशन, प्रेगनेंसी, इसके वजह से दोनों में डिफरेंसेस हैं। बट डोंट यू थिंक ये डिफरेंसेस है, ये हम भी मानते हैं, बट क्या नेचर ने डिवीजन किया है इतना कि जो काम पुरुष कर सकते हैं वो स्त्री नहीं। वो मोस्ट ऑफ द टाइम हमें किसने किया हुआ दिखा मिलता है? ट्रेडिशन ने। सो इट इज ट्रेडिशन नॉट नेचर विच हैज क्रिएटेड इन इश्यूज। देन कम्स द नेक्स्ट, क्या स्पेशल प्रोविजंस होनी चाहिए महिलाओं के लिए? यस। देन देयर आर फ्यू पीपल हु सेज कि सर महिलाओं के लिए स्पेशल प्रोविजन होनी चाहिए। व्हाई? बिकॉज विमेन आर वीकर। नो, हियर यू आर रॉन्ग। महिलाओं के लिए स्पेशल प्रोविजन होनी चाहिए, नॉट बिकॉज दे आर वीकर, बिकॉज दे हैव डिफरेंट इश्यूज, डिफरेंट प्रॉब्लम्स है, और they are subjected to certain violence, and that's the reason that they should have been special provision. For example, ट्रेन में हम रिजर्वेशन देखते हैं, बस में देखते हैं, कॉलेज में देखते हैं, सारी जगह पे हम स्पेशल प्रोविजन कर सकते हैं। सो इज इट गुड आइडिया? यस, इट इज गुड वन। नेक्स्ट, बीटी फ्रीडमैन करके और एक थिंकर है सेकेंड वेव में, उन्होंने यूएसए से बिलोंग करती थी। उन्होंने क्या किया? उन्होंने महिलाओं का इंटरव्यू किया। नाउ लिसन केयरफुली, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और ये महिला कहां से थी? लिसन केयरफुली। महिलाओं का इंटरव्यू किया, ये सारी महिलाएं वाइट, वेल टू डू फैमिली और मैरिड थी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, वाइट मतलब सुपेरियर एंगल, उस एंगल से, वेल टू डू फैमिली और मैरिड। उन्होंने इनका इंटरव्यू किया। मतलब आपके पास सब कुछ है, व्हाइट सुप्रीमेसी ना, आप अच्छे घर से हैं, शादी भी हो चुकी है, बट एनालिसिस करने के बाद उन्हें पता चला कि नहीं, ये सारा इसमें से मोस्ट ऑफ द महिलाएं सेटिस्फाइड नहीं है। तो उन्होंने जानना चाहा कि इसका रीजन क्या है। बट यू विल सरप्राइज, नो रीजन। महिलाओं को रीजन ही पता नहीं कि क्यों सेटिस्फाइड नहीं है। दे नो कि कुछ तो मिसिंग है, समथिंग इज मिसिंग, बट क्या मिसिंग है? नो आइडिया। एंड दिस इज कॉल्ड एज प्रॉब्लम विदाउट नेम। प्रॉब्लम विदाउट नेम। और ये प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ऑफ पैट्रियार्की। प्रॉब्लम ऑफ पैट्रियार्की, कि जो आपको पता भी नहीं चलने देता, क्योंकि इस तरह से कुछ पैट्रियार्की हमारे यहाँ पे
बिल्ट हो चुकी है कि महिलाओं को भी वो पैट्रियार्की अच्छी लगती है कुछ। इन्होंने और एक सर्वे किया था रिगार्डिंग मदरहुड कि मदरहुड बहुत ही अच्छी चीज होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द महिलाओं ने कहा कि नहीं भाई, काफी परेशानी भी होती है। सो ये भी मिथ बस्ट कर दिया। सो डोंट थिंक पैट्रियार्की इस काफी गलत चीज है, ये सभी थिंकर्स ने डिसाइड कर दिया। सो ऑब्वियसली सेकेंड वे ऑफ फेमिनिज्म या रेडिकल फेमिनिज्म यहाँ पे खत्म होता है। देन कम्स योर थर्ड वे ऑफ फेमिनिज्म जो इंटरसेक्शनलिज्म मर्जेस विद फेमिनिज्म। मतलब क्या? it talks about अलग-अलग different forms of feminism and other things also, post feminism, black feminism, new feminism, post colonial, eco, ये अलग-अलग forms of feminism है, not under third. So don't you think, एक एक करके एग्जांपल देते हैं। ब्लैक फेमिनिज्म मतलब इश्यूज ऑफ रेसिज्म, ब्लैक वुमेन, ये डिस्कस किए जाएंगे। डिफरेंस फेमिनिज्म मतलब वुमेनहुड शुड बी सेलिब्रेटेड या नहीं सेलिब्रेट करना, उसके बारे में। पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म मतलब ऐसे कंट्रीज जो कॉलोनीज थी पहले, फॉर एग्जांपल अफ्रीकन कंट्री जो ब्रिटेन की कॉलोनीज थी, क्या वहां के महिलाओं के इशू और ब्रिटेन के महिलाओं के इशू सेम होंगे? नहीं, रादर कॉलोनीज के महिलाओं के इशू डबल एक्सप्लॉयटेशन होता होगा बिकॉज ऑलरेडी दे वर कॉलोनीज। इको फेमिनिज्म मतलब एनवायरमेंट रिलेटेड। सो डोंट थिंक एनवायरमेंट का अच्छा ख्याल कौन रख सकता है? महिला है, बिकॉज वुमेन हैव केयरिंग एटीट्यूड। सो एनवायरमेंट के बारे में भी इको फेमिनिज्म बात करता है। एंड देन आता है आपका पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म विच इज वन ऑफ द बेस्ट, दैट इज इट सेज जेंडर इज कंस्ट्रक्शन ऑफ लैंग्वेज। जेंडर इज कंस्ट्रक्शन ऑफ लैंग्वेज, हाउ वी टॉक, उसके ऊपर सब डिपेंड करता है। मतलब पहला सब कुछ उसने उड़ा दिया। हाउ वी टॉक, एग्जाम्पल देता हूं। डोंट थिंक हम कहते हैं कि टेररिज्म बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा थ्रेट है देश को, किसी भी देश को। बट अगर आप आंकड़े निकालोगे तो शायद ऐसा निकलेगा कि टेररिस्ट से पिछले साल में जो डेथ हुआ है, जस्ट एन एग्जांपल, वो हो सकता है 2000 लोगों की, बट टीबी से 2 लाख लोगों की डेथ निकलेगी। बट बड़ा थ्रेट क्या दिखता है हमें? टेरर। क्यों? बिकॉज व्हाट, हाउ वी टॉक, हु सेड व्हाट ही सेड, इन फ्रंट ऑफ whom he said, कौन कह रहा है, किसके सामने कह रहा है, क्यों कह रहा है, इससे ये सारा कंस्ट्रक्शन किया जाता है। सो पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म सारी इस चीज की बातें हैं। देन कम्स द लास्ट, दैट इज फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म। फोर्थ वेव मीन लेटेस्ट एंड इट्स मोस्टली अबाउट द इंटरनेट एज। सो ऑब्वियसली इंटरनेट एज है मतलब सोशल मीडिया की बात करता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट, बॉडी शेपिंग, रेप कल्चर, ट्रम्प का इलेक्शन हुआ था, उनके इन्फ्लेंटरी मार्क्स, then Me Too movement. And don't think because of this Me Too movement, many high profile people, whether it is in politics, business, entertainment, news, media, बहुत सारे लोगों का पर्दाफाश हो चुका है। सो ये है 4 वेव्स ऑफ फेमिनिज्म, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। फिर से रिपीट करता हूं मैं। पहला वेव एम था आपका राइट टू वोट, मिला आपको? यस। बट पहला अगर सक्सेस होता तो दूसरे की क्या जरूरत थी? क्यों जरूरत पड़ी? बिकॉज पहले लगता था कि फर्स्ट वेव से जो भी होगा उससे विमेन के सारे इशू सॉल्व हो जाएंगे, बट हुए क्या? नहीं। इसलिए सेकंड आ गया। सेकंड किसके बारे में है? पब्लिक वर्सेस प्राइवेट, मतलब पर्सनल इज पॉलिटिकल, कि भाई प्राइवेट में ही विमेन को रखना वो गलत है, दे आर एट पार इन पब्लिक स्पीयर ऑल्सो। देन कम्स इसमें रेडिकल फेमिनिज्म वगैरह सारी चीजें। Then your third way of feminism and fourth way जो mostly related to internet and all things. Then comes the one question जो आजकल भी आता है, क्या फेमिनिज्म ने महिलाओं की सारी समस्या सॉल्व की है या कुछ इशू उनके सामने खड़े भी किए हैं? आपको क्या लगता है? आप इसके बारे में जरा सोचो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।